दोस्तों नमस्कार। इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गुर्जर सियासत में उबाल है और अब ये लड़ाई कैराना पहुंच गई है। सहारनपुर से नोएडा के बीच में जो गुर्जर बेल्ट है, इसमें गुर्जर नेता इस वक्त सियासत में पहचान और वजूद कायम करने के लिए बेचैन हैं। 2027 के चुनाव के ठीक पहले समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गुर्जर वोटों को लेकर खींचतान मची है और हाल में कैराना की सांसद इकरा हसन का जो कल का बयान आया और आज जिस तरह से उन पर पलटवार किया कैराना से बीजेपी के पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी ने, उसके बाद पूरी तरह से ये लड़ाई कैराना सेंट्रिक हो गई है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजेश शर्मा इस समय मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे सहारनपुर से नोएडा तक गुर्जर सियासत की नब्ज के बारे में और ये जो दो परिवार हैं जो इस वक्त कैराना में आपस में भिड़े हैं, जिनके बीच जंग चल रही है, इनके सियासी अतीत के बारे में और भविष्य की संभावनाओं के बारे में। कल इकरा हसन बहुत इमोशनल थी, बहुत भावुक थी। सहारनपुर के एक गांव में जिस तरह से मंदिर की एक घटना हुई और उसके बाद वो उस गांव पहुंची और वहाँ जिस तरह से उन्होंने अपना दर्द बयान किया और पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी पर जो एलिगेशंस लगाए इकरा हसन ने कि वो उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हैं, महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, उनके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल प्रदीप चौधरी के जो समर्थक हैं वो कर रहे हैं उनके इशारे पर। बहुत भावुक थी इकरा हसन। उन्होंने कहा कि एक महिला की डिग्निटी की समाज में इज्जत की जानी चाहिए। आज जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह का बर्ताव हो रहा है, जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया जा रहा है, उससे पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में इस इलाके की प्रतिष्ठा को आंच पहुंच रही है। और आज अगले ही दिन प्रदीप चौधरी ने पलटवार किया इकरा हसन के ऊपर, कहा कि वो इमोशंस की राजनीति करना बंद करें और उन्होंने गिनाया, उन्होंने ये भी एलिगेशंस लगाए कि जो गेस्ट हाउस कांड है लखनऊ का, जिसमें अटैक हुआ था बसपा सुप्रीमो मायावती पर, कहा कि उसमें उनके परिवार का हाथ था, उससे जुड़ा हुआ था उनका परिवार। मुजफ्फरनगर के दंगे से जोड़ा उन्होंने उनके परिवार को, कई और घटनाओं से जोड़ा इसी तरह की। किस तरह से आप देख रहे हैं इसको इस वक्त? ये डॉक्टर साहब, चूंकि जब हम कैराना की बात करते हैं तो कैराना में हमेशा दो परिवार को, जो दो पॉलिटिकल परिवार हैं, हमेशा उनका टकराव रहा। हालांकि अब वो परिवार दूसरा इस समय राजनीति में नहीं है। बाबू हुकम सिंह चूंकि बड़े नेता थे और वो कांग्रेस की भी राजनीति की, उन्होंने भाजपा की बड़े लंबे समय राजनीति की, वो सांसद भी बने, वो कई बार विधायक रहे। वहाँ मुनव्वर हसन, स्वर्गीय मुनव्वर हसन और बाबू हुकम सिंह जी, इन दोनों नेताओं की लगातार कभी वो जीतते थे कभी वो जीतते थे, दोनों में पूरी अदावत भी रहती थी। लेकिन एक दूसरे पे इस तरह के जो ब्लेम थे ये नहीं लगते थे, स्वच्छ राजनीति होती थी। अब ये जो मामला है, चूंकि 2019 में यहाँ कैराना में कब्जा हुआ प्रदीप चौधरी जी का। प्रदीप चौधरी बीजेपी से प्रत्याशी बने और बीजेपी ने वो सीट निकाल ली। वो सीट निकलने के बाद में, दरअसल ये तीन परिवार हैं कैराना में जिनके इर्द गिर्द, और तीनों गुर्जर परिवार हैं। अतीत में देखें तो एक ही खाप से हैं तीनों परिवार, खाप सिस्टम है गुर्जरों में भी इस इलाके में। तो एक ही खाप से आते हैं, एक बाबू हुकुम सिंह का परिवार, एक मुनव्वर हसन का परिवार और तीसरा मास्टर कंवरपाल का परिवार, जिनके बेटे प्रदीप गुर्जर जो है वो 3 बार के विधायक और 1 बार के कैराना से वो MP रहे। तो ये 3 परिवारों का टकराव है। थोड़ा इन परिवारों के टकराव और इनके अतीत पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा शुरू करते हैं यहाँ से कि ये जो गुर्जर सियासत है ये क्यों गरमाई हुई है इस वक्त? दरअसल जो प्रदीप चौधरी हैं, जो पूर्व सांसद हैं, उन कहीं ना कहीं ये मलाल जरूर है कि 2019 में वो चुनाव जीते और 2024 में हार गए। मायने दरअसल क्या है कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो चूंकि पहले से लगातार रालोद
और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। लेकिन जब 2024 में रालोद समाजवादी पार्टी से अलग हुए और लगातार, अब चूंकि 2027 का चुनाव है, तो ये लगा कहीं ना कहीं, ये लगा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को कि पश्चिम में क्या करेंगे। तो पश्चिम में चूंकि जो गुर्जर जाति है, गुर्जर भी लगातार, वो चूंकि बीजेपी का वोटर हो गया था 2014 में, 2014 के बाद से चाहे 17 का चुनाव हो, लगातार बीजेपी की तरफ झुका हुआ, तो उन्हें लगा कि जाट और गुर्जर ये दो ऐसे सेगमेंट हैं, ये प्रभावित करते हैं पूरी राजनीति को, चाहे विधानसभा की राजनीति हो चाहे लोकसभा की राजनीति हो। अब उन्हें ये लगा कि जो गुर्जर है, गुर्जर समाज है, उसे समाजवादी पार्टी से कैसे जोड़ा जाए। अभी अगर मैं 1 महीने पहले की बात करूं, तो 1 महीने पहले एक पंचायत गुर्जर समाज की पंचायत जोड़ने के दिल्ली तो में दो ही होती है। फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये कि उनकी जो सत्ता से नाराजगी है उसको भुना लिया जाए, और दूसरा अपना कोई एजेंडा प्रमोट किया जाए। तो गुर्जरों में सत्ता से नाराजगी चली रही थी सम्राट मिहिर भोज के सवाल पर। वो इशू भी तैयार किया गया, वो इशू भी तैयार किया गया। दरअसल अभी जब मीटिंग होती है, तो मीटिंग दिल्ली में मीटिंग होती है, तो उसमें एक तो ये कहा जाता है, एक पहले कहते हैं कि हस्तिनापुर से जो विधायक जीतते हैं, सरकार प्रदेश में उनकी होती है। तो एक तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि इस बार हस्तिनापुर को जीतना है, और जीतने के बाद में वहाँ तमाम गुर्जर नेता उसमें मौजूद थे मीटिंग में, और उन्हें एक एजेंडे के बारे में बताया गया। मैं हाल में बता दूं कि सहारनपुर से लेकर नोएडा के बीच लगातार पिछले लगभग 6 से 7 महीने से उबाल है। कभी सम्राट मिहिर भोज को लेकर आपस में टकराव होता है, कभी बीजेपी को लेकर टकराव होता है। अब जो टकराव है, अब टकराव ये है कि पीडीए में जो गुर्जर समाज है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, उसे कैसे समाजवादी पार्टी को लाया जाए, क्योंकि ये समाज बीजेपी की तरफ था। अगर हम 2014, 2017, 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की तरफ देखें। अब डॉक्टर साहब क्या होता है कि जो पीडीए की जो गुर्जर समाज के सम्मेलन होने थे, एकाएक जो विवाद हुआ दादरी और कपसाड़ को लेकर, जो सम्राट मिहिर भोज की द्वार को लेकर विवाद हुआ, इस पर हाईकोर्ट ने एक आदेश कर दिया कि एक जाति के नाम पर कोई मीटिंग नहीं होगी। फिर समाजवादी पार्टी ने जाति का नाम बदल के इसको पीडीए का स्वरूप दे दिया कि पीडीए की लगातार हर जिले में मीटिंग की जाए। और जो राजकुमार भाटी जो सपा के प्रवक्ता हैं, उनका कद भी बढ़ाया, उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में पीडीए की पंचायत करो। मेरठ में पीडीए की पंचायत हुई है, मेरठ में कई बार पंचायत हो चुकी। और मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब, अभी जब राजकुमार भाटी जी बागपत में आए थे, तो उन्होंने सीधे हमला बोला था रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी जी पर, और उन्होंने कहा था कि जो चौधरी साहब की साख थी, उस साख को कहीं ना कहीं गिराने का काम किया है जयंत चौधरी जी ने। फिर वो मेरठ आते हैं, मेरठ भी उस तरह हमला करते हैं। हालांकि रालोद की ओर से कोई ऐसा आक्रामकता के साथ हमला नहीं किया गया, ना ये कहा गया कि भाई रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी के बारे में इस तरह की टिप्पणी क्यों हो रही है। और ये लगातार, आज हम बात करें तो आज सहारनपुर का मिरकपुर बड़ा गांव है, गुर्जर बहुल गांव है, आज वहाँ पीडीए की पंचायत थी। तो ये जो पूरा जो राजनीति है, जो गुर्जर समाज का वोट बैंक है, ये तमाम जो आंदोलन है, ये वोट बैंक को लेकर है। दरअसल गुर्जरों पर समाजवादी पार्टी की पैनी नज़र है। अनंतपुर में जब बुलडोजर चला तो वेस्टर्न यूपी से तमाम गुर्जर नेताओं को वहां भेजा गया। उसके बाद फिर जो दिल्ली की मीटिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें रणनीति बनाई गई कि गुर्जर अगर एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सपा के साथ आ जाए तो हस्तिनापुर सीट जीत सकते हैं। तो वो मिथक जिसके तहत हस्तिनापुर से जो जीतता है उसी की सरकार यूपी में बनती है, वो सत्य हो जाएगा इस बार भी। तो ये लगातार जो पूरी कवायद समाजवादी पार्टी ने की, और उसी के तहत फिर आज वहाँ पे सम्मेलन रखा गया कि भाई इकरा हसन और राजकुमार भाटी संयुक्त रूप से जा रहे हैं मीरकपुर गांव में। और मीरकपुर गांव माना जाता है कि सहारनपुर की नब्ज बताता है मीरकपुर गांव। तो कुल मिलाकर के इस पर ब्रेक लगाने की रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अचानक इकरा हसन पर हमला बोल दिया है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इस गुर्जरों की इस नाराजगी को रोकने का एक ही सिद्ध फॉर्मूला है, जो 2013 के दंगे के बाद से लगातार टेस्ट भी होता रहा, कम्युनल पोलराइजेशन। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी लड़ाई को कैराना सेंट्रिक कर दिया। चूंकि कैराना में पलायन के मुद्दे को बाबू हुकुम सिंह बड़े लेवल पे लेके गए, उसी के चलते वहाँ से सांसद भी बने, पूरे वेस्टर्न यूपी को प्रभावित किया कैराना के मुद्दे ने। तो अल्टीमेटली प्रदीप को लगाया गया इसके लिए कि वो एक अटैक करें इकरा हसन की इमेज के ऊपर, ताकि ये कम्युनल पोलराइजेशन में तब्दील हो। ये जो लड़ाई है, ये एक कास्ट के भीतर जो लड़ाई चल रही थी, उसको 2 धर्मों के बीच की लड़ाई में अगर बदल दिया जाए तो शायद पोलराइजेशन आसान हो जाएगा, और वो जो एक कास्ट का, गुर्जर्स का जो मोबिलाइजेशन सपा की तरफ होगा, वो रुक जाएगा। ये आप कहना चाह रहे हैं? ये शायद प्रयोग किया गया। दरअसल सहारनपुर में जो कैराना लोकसभा का गांव है,
छापुर गांव है। एकाएक जब उबाल बढ़ा तो इतना उबाल बढ़ा कि कैराना के सांसद जो इकरा हसन जी हैं, इनको लेकर भी बहुत सारी टिप्पणी की गई, और टिप्पणी सामान्य नहीं, ऐसी टिप्पणी की गई। कल जब वो पंचायत तो में बोली, वीडियो वायरल हो रहे हैं, कुछ लड़के बाइक पे जा रहे हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं इकरा हसन को लेकर के, और फिर इकरा हसन वहाँ जाती हैं, वो इमोशनल स्पीच देती हैं एक, फिर आज काउंटर करते हैं प्रदीप चौधरी, वो कहते हैं कि साहब ये जो है इमोशंस की राजनीति कर रही हैं, मेरी माँ को भी गाली दी गई, तब तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी टीम है वो भी अचानक एक्टिव हो गई। जो एक फिल्म बनाई थी राजस्थान की घटना के ऊपर, अमित जानी, उन्होंने भी आकर के इस पर लाइव किया। तो पूरा एक एनवायरनमेंट जो है, पूरा जो नैरेटिव है, वो चेंज करने की एक कोशिश पॉलिटिक्स में दोनों तरफ से हो रही है। खैर, इस पे बात करते हैं कि ये जो परिवार हैं, जो कैराना के परिवार हैं, जो गुर्जर परिवार हैं, जिनका ये कहा जाता है कि इनके पूर्वज एक थे, एक ही खाप से आते थे, और बाद में धर्म परिवर्तन करके इकरा हसन का परिवार वो मुस्लिम हो गया। इस पे भी बात की इकरा हसन ने। उन्होंने कहा कि हमें कहा गया कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो उन्होंने कहा कि क्या इसका जवाब मैं दे सकती हूँ या कोई और दे सकता है आज की तारीख में, तो अतीत के इतिहास की बातें हैं। तो ये सवाल अब फिजाओं में गूंज रहे हैं। थोड़ा इतिहास पे बात करते हैं इन दोनों परिवारों के। प्रदीप चौधरी की जो राजनीतिक हैसियत है, उसको किस तरह से देखते हैं आप आज की तारीख में, और उनका अतीत क्या है? डॉक्टर साहब, अभी तक तो ये भी नहीं पता था, ये सीधे तौर पे ये नहीं कहा जा सकता था कि ये जो पूरा मंदिर का विवाद हुआ, इसके पीछे कौन है। जैसे कल सांसद महोदय ने नाम लिया, पूर्व सांसद, तो एकाएक पूरा एकदम एक्शन हुआ। और आज जिस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, उन्होंने कहा प्रदीप चौधरी जी ने कि मैं और मेरा परिवार, मतलब मैं और मेरे पिता 12 चुनाव लड़ चुके हैं, और 12 में कई बार जीते भी हैं, कई बार हारे भी हैं। दरअसल क्या है डॉक्टर साहब, ये भी पूरा राजनीतिक परिवार है। प्रदीप चौधरी जी के जो फादर थे मास्टर कुंवरपाल सिंह जी, वो सहारनपुर के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो अध्यापक थे, और उस दौर में जो अध्यापक होते थे उनका बहुत मान सम्मान होता था। प्राइमरी के मास्टर थे। हाँ, वो अध्यापक थे, उनका बड़ा मान सम्मान था। और जहाँ तक मास्टर कुंवरपाल जी की बात है, तो वो लगातार चुनाव लड़े, वो कई बार चुनाव जीते। पहली बार वो 1984 में चुनाव लड़े, और 1984 में वो जब चुनाव लड़े, उस समय नकुड़ विधानसभा होती थी, हालांकि वो चुनाव हार गए थे उस समय 1984 में। फिर दूसरा चुनाव जब 1985 का लोकल चुनाव हुआ, तो जिला सहकारी बैंक के वो सहारनपुर के चेयरमैन बने। इसके बाद जब 89 का चुनाव हुआ, तो फिर जनता दल के सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा, और वो सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा सीट से फिर चुनाव जीत गए दूसरी बार। फिर जब 91 का चुनाव हुआ, 91 में फिर जनता दल के सिंबल में चुनाव लड़े, वो 91 में भी जीते। 93 में वो 27 वोट से हार गए थे नकुड़ विधानसभा से। और जब 96 का चुनाव हुआ, तो 96 के चुनाव में, चूँकि वो पहले समाजवादी पार्टी के जिले की जिम्मेदारी थी, जिला अध्यक्ष भी थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। वो 96 तक आते आते उनकी लोकप्रियता इतनी थी सहारनपुर में कि जब 96 की बात हुई तो 27 वोट से हार गए थे 93 में। लेकिन 96 में निर्दलीय नकुड़ विधानसभा से विधायक बने, और इसके बाद में लगातार 96 से 99 तक रहे। 99 में उनकी डेथ हो गई थी। उनके बाद में फिर प्रदीप जी जो उनके बेटे थे, मतलब वो उन्होंने 5 चुनाव लड़े मास्टर कंवरपाल जी ने, जिसमें से वो 2 चुनाव हार गए, 3 चुनाव जीते। और 1999 में उनका निधन हो गया, और उसके बाद उनके बेटे प्रदीप चौधरी जो है वो सियासत में आते हैं। 2000 में वो पहला चुनाव लड़ते हैं। 2000 में चूंकि उपचुनाव होता है उनकी जगह, तो फिर वो लड़ते हैं, तो आरएलडी के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं, और सीट नकुड़ होती है, तो आरएलडी के सिंबल पे वो नकुड़ से जीत जाते हैं। उसके बाद फिर चुनाव आता है, फिर वो 2007 में चुनाव लड़ते हैं, 2002 में लड़ते हैं। 2000 में वो विधायक बनते हैं, तो 2002 का चुनाव आ जाता है, फिर 2002 का चुनाव हार जाते हैं, फिर 2007 भी हार जाते हैं, 2007 भी हारते हैं। जब 2012 का चुनाव आता है, तो उसमें परिसीमन हो जाता है। 2002 2007 में फिर वो गंगो की तरफ आते हैं, और 2012 में वो गंगो से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं। प्रदीप चौधरी जी 2012 में गंगो से कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव जीत जाते हैं। अकेले विधायक थे कांग्रेस के उस समय, जो सहारनपुर से जीते थे। जी। फिर 2017 का जब चुनाव आता है विधानसभा का, फिर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, और 2017 में वो फिर बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं गंगो से, और फिर जीत जाते हैं। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आता है,
तो लोकसभा चुनाव में कैराना विधानसभा, चूंकि जब तक बाबू हुकम सिंह जी यहाँ रहे कैराना में, तब तक कैराना में लोकसभा का टिकट बीजेपी उन्हें देती थी, बड़े नेता थे, लेकिन उनकी भी डेथ हो चुकी थी। तो 2019 में, चूंकि 3 बार के विधायक रह चुके थे प्रदीप चौधरी जी, उन्हें लगा कि सहारनपुर के कैराना के वो बड़े लीडर हैं, तो 2019 में बीजेपी उन्हें सिंबल दे देती है कैराना से, और कैराना में वो अच्छी वोटों से कैराना लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं। और इसके बाद फिर 24 का चुनाव आता है, तो 24 में इकरा हसन प्रदीप चौधरी को हरा देती हैं। 24 में तो पहले से, चूंकि जब चुनाव से पहले जिस तरह पूरा, जब हम इकरा हसन जी की बात करते हैं तो इकरा हसन जी को उस समय पूरा जलवा हो गया था, और जलवा वो पूरा, क्योंकि चुनाव भी लड़ाया था उन्होंने अपने भाई को। दरअसल उस वक्त जो है ये कहा जा रहा था कि अब आरएलडी का गठबंधन नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ, तो शायद इकरा मुश्किल में पड़ जाएं। एक बार घबरा गई लेकिन थी। इकरा ने एक दांव चला और कहा कि मुझे तो कैंडिडेट जयंत चौधरी नहीं बनाया था उस वक्त, और फिर बाद में उनके प्रति सहानुभूति भी होती है। वो लंदन से लौटी लड़की जो जिला पंचायत का चुनाव हार जाती है, पहला चुनाव जिला पंचायत का लड़ा इकरा हसन ने, वो हार गई थी, लेकिन वो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में दमदार एंट्री करती हैं और जबरदस्त ढंग से जीत दर्ज करती हैं। ऐसी जीत लोकसभा के 3 बार विधायक रहे प्रदीप चौधरी जी, एक बार सांसद रहे, दरअसल उन्हें हरा देती है। दरअसल ये जो इकरा हसन का परिवार है, इसका भी बड़ा सियासी रसूख इस इलाके में रहा है। 84 में कांग्रेस के टिकट पर उनके दादा अख्तर हसन यहाँ से पहली बार कैराना से लोकसभा गए थे, और अख्तर हसन के बाद उनकी लीगेसी को मुनव्वर हसन ने संभाला, और मुनव्वर हसन कैराना से भी एमपी रहे, मुनव्वर हसन मुजफ्फरनगर से भी एमपी रहे, मुनव्वर हसन 2 बार कैराना विधानसभा सीट से एमएलए भी रहे, और उनके नाम ये भी रिकॉर्ड है कि वो सारे सदनों में रहे, राज्यसभा भी रहे, विधान परिषद भी रहे, और लोकसभा जिला पंचायत में भी रहे। वो लोकसभा तो रहे, वो कैराना मुजफ्फरनगर दोनों जगहों से, तो वो सारे सदनों के सदस्य रहे। उनका ऐसा रसूख था इस इलाके में, उनकी जमीनी पकड़ थी, ये माना जाता था कि वो जमीनी नेता हैं, जमीनी पकड़ उनकी है। और उनके इकरा हसन के जो भाई हैं नाहिद हसन, वो भी इस समय एमएलए हैं कैराना से। तो ये जो लड़ाई चल रही है, ये 2 रसूखदार परिवारों के बीच की लड़ाई, अब जो है इसको जिस टोन में, जिस कलर में, जिस शेड में ला करके खड़ा किया गया है, वो बड़ा जबरदस्त है। और ये देखने वाली बात है कि ये उस तरफ जाता है कि नहीं जाता है। इस बीच में वीरेंद्र चौधरी जो हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो कांदला से लगातार आरएलडी के टिकट पर चौधरी अजीत सिंह के साथ लंबे समय तक राजनीति की और विधायक रहे, विधानसभा जाते रहे, इस वक्त एमएलसी हैं बीजेपी के। उनके घर में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भी रही शामली के, और उनके बेटे मनीष हैं, वो उन्होंने दावा ठोक दिया है कि वो कैराना से चुनाव लड़ेंगे। कैराना में इकरा हसन के भाई नाहिद हसन इस समय एमएलए हैं, तो उन्होंने नाहिद के खिलाफ अटैक किया उसी तरह से जिस तरह से प्रदीप चौधरी ने अटैक किया इकरा हसन के ऊपर। तो चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और हिंदू गुर्जर दोनों की आबादी है, कन्वर्टेड मुस्लिम्स गुर्जर वो काफ़ी संख्या में कैराना के आसपास के इलाके में हैं, तो वो एक मुश्त जो है इकरा हसन के साथ एफिलेटेड हैं। और इकरा हसन एक गुर्जर परिवार, गुर्जर खाप से आने के चलते कुछ हिंदू वोट भी लेती रही हैं, उसी के दम पे उन्होंने जीत दर्ज की 2024 में। तो इसको रोकने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, और चूंकि उनका फेस वो बहुत सौम्य हैं, वो बहुत वोकल भी हैं, उनकी स्पीच अपील भी करती है, उनकी सादगी, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बुजुर्गों को भी प्रभावित करता है। वो बुजुर्गों में जाती हैं तो कहती हैं कि मैं आपकी बेटी आपके लिए काम करने आई हूँ, और उनका पल्लू सिर से कभी उतरता नहीं है। तो ये जो सादगी है उनकी, ये जो सौम्यता है, ये जो बातचीत करने का अंदाज है, ये दरअसल समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक मोबिलाइजेशन कर रहा था। दूसरी तरफ राजकुमार भाटी को इस बीच में लगाया गया था। सम्राट मिहिर भोज का मुद्दा लगातार गरमा रहा था। इलाकाई लेवल पर मेरठ की बात करें, दिल्ली की मीटिंग हुई, दिल्ली की मीटिंग के बाद मेरठ में मुखिया गुर्जर ने सम्राट मिहिर भोज को लेकर के एक दिन बड़ा हंगामा कर दिया, बड़ा धरना प्रदर्शन उस दिन हुआ, उनको मीटिंग नहीं करने दी गई, इसको लेकर बवाल हुआ। मेरठ की दादरी में महापंचायत कॉल हो गई तो महापंचायत नहीं हुई, वहाँ कुछ लोगों को जेल भी भेज दिया पुलिस ने, तो इसको लेकर 22 लोग जेल चले गए, तो इसको लेकर भी गुर्जर बिरादरी में एक उबाल था। और फिर ये तय किया गया, जब हाईकोर्ट इस बीच में ये कहता, जब समाजवादी पार्टी ये कहती है कि गुर्जरों का एक
बड़ा सम्मेलन करेंगे जिसमें पूरी ताकत दिखाएंगे। उस सम्मेलन के पहले हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाता है जातीय पंचायतों पर रोक के खिलाफ, और ऐसे वक्त में जब रोक लग जाती है तो फिर वो नया फॉर्मूला निकालते हैं, पीडीए का फॉर्मूला। और अब इस पीडीए के फॉर्मूले की राह में प्रदीप चौधरी और मनीष आके खड़े हो गए हैं। ऐसा ना डॉक्टर साहब, जैसे ये जो कैराना लोकसभा है, ये इस समय ये टारगेट पे है पूरी तरह। अभी तक कुछ समय पहले लगातार, चूंकि प्रदीप चौधरी जी का अब नाम आया, लेकिन उनकी रणनीति पहले चल रही थी कि कैसे घेराबंदी। अब नाहिद सेकंड नंबर पे है, अब चेहरा वहाँ इकरा हसन जी है। तो इधर उन्हें पता है कि बाबू हुकम सिंह जी की जो फैमिली है, चाहे मृगांगा उनकी बेटी हो, चाहे उनके भतीजे अनिल चौहान जी हो, वो पहले चुनाव हार भी गए कैराना से। लगातार एक तरफ से मनीष गुर्जर, क्योंकि जसाला परिवार बड़ा परिवार है और कांधला की राजनीति में उनका लगातार दखल रहा। जब तक कांधला विधानसभा रही, पूरा दखल रहा वीरेंद्र सिंह जी का। तो चूंकि मनीष अब लगे हुए हैं, वो सीधे टारगेट करते हैं कि नाहिद के सामने चुनाव लड़ेंगे। इसका रिएक्शन ये होता है, उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनके मुकाबले उन्हें ऐसा महसूस होता होगा कि अनिल चौहान कोशिश कर रहे हैं कि नाहिद कुछ बोले। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नाहिद हसन का इस पूरे प्रकरण पे एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है। उनकी बहन है इकरा, उनके बारे में कुछ बातें हो रही हैं। मनीष नाहिद को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन नाहिद साइलेंट हैं और पूरा मोर्चा, पूरा डिफेंसिव स्ट्रोक जो है वो इकरा हसन लगा रही हैं। डिफेंस सिस्टम इकरा हसन ने संभाला है और इमोशंस के बेसिस पर उन्होंने कल वहाँ पर बहुत कोशिश की है कि उनकी बात जाए लोगों के बीच में और वो काउंटर कर पाएँ इसको। फिलहाल पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम गुर्जरों की बात करें तो 2 जिले ऐसे हैं, सहारनपुर जो गुर्जर सियासत का बड़ा गढ़ है, जिसमें कई गुर्जर परिवार सियासत करते रहे हैं। चौधरी यशपाल का परिवार, चौधरी यशपाल वहाँ से रसूखदार नेता रहे, प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, एमएलए रहे, वहाँ से लोकसभा भी जीते, वो रसूखदार नेता। उनकी फैमिली, उनके बेटे इंदर सेन इस वक्त समाजवादी पार्टी में हैं। तो वहाँ एक टसल चलती रहती है सहारनपुर में। और सहारनपुर में पिछले दिनों हमने देखा कि नकुड़ और गंगोह सीट को लेकर भी, वहाँ के विधायक को लेकर भी, कीरत सिंह को लेकर के पूरा एक हंगामा रहा। और अब जो है प्रदीप चौधरी मैदान में आ गए हैं। इधर अगर कैराना और शामली की बेल्ट की बात करें तो इस बेल्ट में पूरी गर्माहट है। फिर मुजफ्फरनगर तक आ जाएं तो मुजफ्फरनगर में इसकी हलचल दिखाई देती है पूरी एक। और बिजनौर होते हुए अगर हम एंट्री करें इधर मेरठ के इलाके में, तो मेरठ से चूंकि एक गुर्जर एमएलए समाजवादी पार्टी के पास हैं और एक गुर्जर नेता और विधायक बीजेपी के पास हैं, जिन्हें उन्होंने मंत्री भी बनाया है। और सुरेंद्र नागर इस समय पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में। और नोएडा तक अमरोहा से कंवर सिंह कंवर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो दोनों तरफ कद्दावर गुर्जर नेता हैं और दोनों तरफ के नेताओं की कोशिश ये है कि ये गुर्जर वोट बैंक ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरफ मोबिलाइज हो जाए। उनकी साख का भी सवाल अटका हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के, आपने जिक्र किया कि आरएलडी की तरफ से उस तरह का अटैक नहीं आया, मुझे लगता है कि आरएलडी ने इसमें सेफ गेम खेला। गेंद ठीक जगह फेंकी थी समाजवादी पार्टी ने। राजकुमार भाटी ने बागपत जाके अटैक किया था जयंत चौधरी पे, फिर मेरठ में आके अटैक किया। अगर आरएलडी ने इसको काउंटर अटैक किया होता तो ये तय मानिए कि गुर्जरों में एक नाराजगी पैदा होती है, कंट्राडिक्शन पैदा होता है आरएलडी और गुर्जरों के बीच में। लेकिन उसको किनारे कर दिया आरएलडी ने, बहुत सॉफ्टली काउंटर किया, बहुत गंभीरता से नहीं लिया, बहुत हार्ड हिटिंग अटैक नहीं किया। जयंत चौधरी का कोई कमेंट नहीं आया इस पे, उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता इस पे साइलेंट रहे। कुछ जो बयान आए, चंदन चौहान का बयान आया, बिजनौर के एमपी का, बहुत ही डाइल्यूटेड, बहुत ही नॉर्मल बयान आए जो भी आए। और फिर बाद में जब ये साइलेंट हो गया इशू और समाजवादी पार्टी को भी लगा कि इसमें कुछ खास मिलने वाला बनने वाला है नहीं, तो उन्होंने पूरी तलवार की पूरी धार भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ दी। खैर, बहुत दिलचस्प सीन चल रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो मामला है शामली का, कैराना का मामला है, ये जो पिछले आप देख रहे हो कि एक सप्ताह से लगातार वार हो रहा है और पूरे दोनों ओर से जो छोटे नेता हैं वो आपस में पूरी खींचतान और मतलब जो अभद्र भाषा हो सकती है उसमें दोनों ओर से पूरे प्रहार हो रहा है। कहीं ना कहीं ये भी एक रणनीति थी, चूंकि नाहिद हसन विवादित बोल देते हैं, वो जेल में रहे, कई बार विवाद भी हुआ। कहीं ना कहीं इसके पीछे ये जरूर रहा, जिस तरह लगातार मनीष लगातार नाहिद पर निशाना साध रहे हैं। ये छापुर गांव का मंदिर का मामला हो गया। एक बात आप ये महत्वपूर्ण बात है कि इस बीच में पूरा प्रकरण रहा, नाहिद हसन कभी रुकते नहीं है।
वो एकदम बोल देते हैं, लेकिन रोके रखा। नाहिद हसन का कोई बयान नहीं आया, नाहिद- और अगर नाहिद बोलते तो हमें लगता है कि फिर आमना सामना होता। नाहिद जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कहीं नहीं दिखे, उनका कोई बयान नहीं आया। ये स्ट्रेटेजी उन्होंने शायद बना ली है कि इकरा का जो चेहरा है वो ज़्यादा सॉफ्ट है, इकरा बेहतर डिफेंड भी करती हैं और बेहतर अटैक भी करती हैं। कल के उनकी बातचीत में डिफेंस और अटैक दोनों है। उन्होंने प्रदीप चौधरी पर अटैक किया सीधा, डिफेंस किया इमोशंस के जरिए, और आज प्रदीप चौधरी ने तो खुला वार किया, खुला अटैक किया इकरा हसन के ऊपर और कहा कि वो इमोशंस की राजनीति कर रही हैं। खैर, आप किस तरह से देखते हैं दोस्तों, इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।